फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम, मी अहमद सुमरो। आज हम डिस्कस करेंगे सिंध लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 के ऊपर। ये हमारी लेक्चर सीरीज़ नंबर 8 है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 11 जो डील करता है पार्टीशन से। और आज हम चैप्टर नंबर 11 के सेक्शन 141 से लेकर 143 तक डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर के। तो सेक्शन 144 डिफाइन करता है डिस्पोजल ऑफ क्वेश्चन एज टू टाइटल इन द प्रॉपर्टी टू बी डिवाइडेड। तो टाइटल ये डिफाइन कर रहा है कि किसी भी प्रॉपर्टी की तकसीम के लिए सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो ये है कि हम टाइटल चेक करेंगे कि टाइटल उन्वान किसके नाम पे है। तो फर्दर हम डिस्कस करते हैं सेक्शन 144 को, जैसे कि आपको और ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो क्लास नंबर 1 में ये डिफ़ाइन कर रहा है कि व्हेन देयर इज़ अ क्वेश्चन एज टू द टाइटल इन एनी प्रॉपर्टी ऑफ व्हिच पार्टीशन इज सॉट। जब कभी किसी भी प्रॉपर्टी की पार्टीशन की बात चले या किसी भी प्रॉपर्टी की पार्टीशन की बात हो, तो सबसे पहले हमें ये क्वेश्चन आता है, सबसे पहले हम ये चीज़ देखते हैं कि टाइटल किसके नाम पे है। तो रेवेन्यू ऑफिसर पहले वो चीज़ देखेगा कि प्रॉपर्टी की पार्टीशन तो की जा रही है पर टाइटल किसके नाम पे है। उसके बाद क्या करेगा रेवेन्यू ऑफिसर, उस क्वेश्चन को डिटरमाइन करने के लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी या कॉम्पिटेंट कोर्ट्स जो हैं वो उस क्वेश्चन को डिटरमाइन करेगी कि प्रॉपर्टी का टाइटल किसके नाम पर है। बट जब तक कोर्ट डिटरमाइन नहीं करती तो रेवेन्यू ऑफिसर क्या करेगा, जो एप्लीकेशन फॉर पार्टीशन है वो ग्रांट नहीं करेगा, डिक्लाइन टू ग्रांट करेगा, ग्रांट से इनकार कर देगा जब तक कि वो टाइटल का जो क्वेश्चन है वो सॉल्व नहीं हो जाता। या ऐसे होगा कि रेवेन्यू ऑफिसर खुद प्रोसीड करेगा और खुद डिटरमाइन करेगा उस क्वेश्चन को जो टाइटल से मुतल्लिक है, जैसे कोर्ट जो है कॉम्पिटेंट कोर्ट डिटरमाइन करती है, ऐसे ही रेवेन्यू ऑफिसर्स प्रोसीडिंग चलाएगा। प्रोसीडिंग के बाद वो डिटरमाइन करेगा कि टाइटल किसके नाम पे है प्रॉपर्टी का। उसके बाद क्या है वो उसके बाद फिर ग्रांट करेगा एप्लीकेशन पार्टीशन की, उससे पहले नहीं। क्लास नंबर 2 में ये डिफ़ाइन कर रहा है कि रेवेन्यू ऑफिसर जो है प्रोसीडिंग से इनकार कर दे या टाइटल को डिटरमाइन करने से इनकार कर दे, तो वो क्या करेगा, वो पार्टीज़ के बिहाफ पे रीज़न को रिकॉर्ड करेगा और पार्टीज़ को कहेगा कि आप जाएं सिविल कोर्ट में सिविल सूट फाइल करें और 19 दिन के अंदर अंदर कोर्ट से ऑर्डर ले आएं कि ये टाइटल किसका है। कोर्ट से आप डिक्री ले आएं, कोर्ट से आप ऑर्डर ले आएं, उसके बाद हम फर्दर अपनी कार्रवाई शुरू करेंगे। तो ये डिफ़ाइन करता है क्लास नंबर 2 में। क्लास नंबर 3 में ये बता रहा है कि जब पार्टी जो है सिविल सूट फाइल करती है तो सिविल सूट फाइल करने के बाद जो स्पेसिफाइड पीरियड जो पीछे क्लास नंबर 2 में बताया गया था कि 19 दिन के अंदर अंदर डिग्री लानी है, तो पार्टी क्या करेगी 19 दिन के अंदर अंदर वो जो है पार्टी ऑर्डर लेके आएगी। जब तक ऑर्डर नहीं आता, जब तक सिविल कोर्ट या कॉम्पिटेंट कोर्ट अपना डिसीजन नहीं सुनाती, जब तक जो एप्लीकेशन ऑफ पार्टीशन की रेवेन्यू ऑफिसर के पास जमा की गई है वो उसके ऊपर जो भी रद्द अमल जो भी एक्शन होगा वो रेवेन्यू ऑफिसर कुछ वक्त के लिए सस्पेंड कर देगा, जब तक कि कोर्ट का कोई डिसीजन नहीं आता या कोर्ट उस ऑर्डर की कॉपी प्रोवाइड नहीं करती रेवेन्यू ऑफिसर को, जब तक के लिए वो रेवेन्यू ऑफिसर कोई भी एक्शन नहीं लेगा। क्लास नंबर 4 में डिफ़ाइन कर रहा है कि कभी कभी क्या होता है कि पार्टी जो है सिविल सूट फाइल करने से नाकाम हो जाती है। वो जो स्पेसिफाइड पीरियड है 19 दिन का, उनके अंदर अंदर वो सिविल सूट फाइल नहीं करती, तो रेवेन्यू ऑफिसर क्या करेगा, रेवेन्यू ऑफिसर अपने बिहाव पे प्रोसीडिंग चलाएगा और डिसाइड करेगा कि टाइटल किसके नाम पे है। ठीक है,
क्लास नंबर 5 ये डिफ़ाइन कर रहा है कि जब रेवेन्यू ऑफिसर कोई भी प्रोसीडिंग चलाए किसी भी क्वेश्चन को डिटरमाइन करने के लिए, तो उसके लिए कुछ रूल्स अप्लाई होंगे। नंबर ए में ये डिफ़ाइन कर रहा है कि रेवेन्यू ऑफिसर या रेवेन्यू कोर्ट कोई भी क्वेश्चन के ऊपर अपना डिटरमाइन करने के लिए प्रोसीडिंग चलाती है, तो सबसे पहले वो देखेगी कि उसके पास उस एरिया, उस प्रॉपर्टी की जुरिसडिक्शन है, हुदूद है। अगर है तो चलाएगी, प्रोसीडिंग करेगी, बट प्रोसीडिंग अंडर द लॉ करेगी, लॉ के तहत रहकर करेगी। बी में ये डिफ़ाइन कर रहा है कि जब कोई ऐसा क्वेश्चन हो, कोई ऐसी चीज़ हो जिसकी जुरिसडिक्शन सिर्फ सिविल कोर्ट के पास ही हो, तो रेवेन्यू ऑफिसर क्या करेगा, उसकी प्रोसीडिंग चलाएगा, ट्रायल चलाएगा। कैसे चलाएगा? जैसे सिविल कोर्ट में चलती है, जैसे सिविल कोर्ट में ओरिजिनल ट्रायल चलता है, ऐसे ही रेवेन्यू ऑफिसर्स चलाएगी। और जजमेंट और डिक्री जो है वो रिकॉर्ड करेगी या पास करेगी, वो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के तहत करेगी, जो सीपीसी में स्पेसिफाई किया गया है प्रोसीजर, उस प्रोसीजर को एप्लीकेबल करेगी और फिर रेवेन्यू ऑफिसर्स उसके ऊपर जजमेंट या डिक्री देगा। नंबर 3 रूल ये है कि जो क्लास नंबर बी में जो डिक्री पास कर रहा है, जो जजमेंट पास कर रहा है रेवेन्यू ऑफिसर्स, तो उस डिक्री को, उस जजमेंट को ऐसे समझा जाएगा कि ये जजमेंट सिविल जज ने पास की है। ये जजमेंट या ये डिक्री एक ओरिजिनल सूट है, ओरिजिनल डिक्री है, जिसको सिविल जज ने पास की है। क्लास नंबर डी में ये डिफ़ाइन कर रहा है कि अगर डिसीशन जो है किसी पार्टी के अगेंस्ट आ जाता है, तो वो अगर जो है अपील के लिए जाना चाहे, तो वो फर्स्ट अपील डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कर सकता है और सेकंड अपील जो है वो हाई कोर्ट में कर सकता है। अपील के लिए वो जो है पार्टी जो है वो जा सकती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट में। तो सिंपली ये है कि रेवेन्यू ऑफिसर ने एक इंजेक्शन, एक डिग्री पास कर दी, उसके बाद जो पार्टी है, मुतासिरा पार्टी, वो जो है अपील करने के लिए वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगी फर्स्ट अपील के। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी डिसीजन आ गया तो वो फिर हाई कोर्ट में जाएगी अपील के लिए, प्रोसीडिंग के लिए, उस प्रॉपर्टी को या जो लैंड है उसमें हिस्सा लेने के लिए वो क्या करेगी कि हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील करेगी। तो ई में भी यही डिफ़ाइन कर रहा है कि अगर जो अपीलिएट डिग्री पास की है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने, मींस के आपने अपील की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने भी एक डिग्री, एक जजमेंट पास कर दी, तो उसके बाद फर्दर आप अपील के लिए हाई कोर्ट में जाएंगे। हाई कोर्ट में जाएंगे और हाई कोर्ट आपकी अपील को अलो करेगी अकॉर्डिंग टू द लॉ, बाय द लॉ, फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स। तो सिंपली सेक्शन 141 ये डील करता है कि अगर किसी भी प्रॉपर्टी के टाइटल के ऊपर तनाज़ा हो तो उसके लिए डील करेगा सेक्शन 141। अब हम आते हैं सेक्शन 142। सेक्शन 142 ये डिफ़ाइन करता है डिस्पोजल ऑफ अदर क्वेश्चन। अदर क्वेश्चन मीन्स कि अगर तकसीम के ऊपर तनाज़ा है कि प्रॉपर्टी है या ज़मीन है, उसकी तकसीम के ऊपर और उसकी पार्टीशन के ऊपर कोई तनाज़ा है, तो उससे डील करता है सेक्शन 142। 141 ये याद रखना कि वो जस्ट टाइटल, जो प्रॉपर्टी का टाइटल है उससे डील करता है, उसकी तनाज़ा से डील करता है। और 142 डील करता है प्रॉपर्टी की तकसीम के तनाज़ा के ऊपर। आइए डिस्कस करते हैं सेक्शन 142 को। पहले ये डिफ़ाइन कर रहा है कि जब कभी प्रॉपर्टी के ऊपर तनाज़ा हो या पार्टीशन के ऊपर कोई क्वेश्चन हो या कोई तनाज़ा हो, तो रेवेन्यू ऑफिसर्स क्या करेगा? रेवेन्यू ऑफिसर्स वो क्या करेगा कि इंक्वायरी करेगा। इंक्वायरी करने के बाद वो रीज़न्स को रिकॉर्डेड करेगा। रिकॉर्ड करने के बाद वो अपना डिसीशन देगा और रीज़न्स बताएगा कि मैंने डिसीशन क्यों दिया है, उसके रीज़न्स क्या है, कौन कौन सी वजूहात हैं, वो सब रेवेन्यू ऑफिसर बताएगा। क्लास नंबर 2 में ये सिंपली डिफ़ाइन कर रहा है कि
सेक्शन 142 के क्लास नंबर 1 में हमने जो डिस्कस किया कि रेवेन्यू ऑफिसर्स वो इंक्वायरी करेगा, उसके बाद डिसीजन देगा। तो उस डिसीजन में जो मुतासिरा पार्टी होगी वो क्या करेगी, वो हाई कोर्ट में जाकर अपनी अपील फ़ाइल करेगी। बट डिसीजन आने के 30 दिन के अंदर ही अंदर वो उस अपील को फ़ाइल करेगी। अपील को फ़ाइल करने के बाद जब जो है उस कोर्ट का जो कॉम्पिटेंट कोर्ट है या हाई कोर्ट है जिसमें उसने अपील के लिए अप्लाई किया हुआ है, जब तक कि उस अपील की कोई जजमेंट या कोई डिग्री नहीं आती, जब तक के लिए रेवेन्यू ऑफिसर जो है अपनी फर्दर प्रोसीडिंग स्टॉप कर देगा, उसको पेंडिंग में रख देगा, उसको स्टे कर देगा कि जब तक अपील की कोई जजमेंट या डिग्री नहीं आती, जब तक रेवेन्यू ऑफिसर कोई भी रद्द अमल कोई भी अमल नहीं करेगा, अपनी प्रोसीडिंग को रोक देगा। क्लास नंबर 3 में ये डिफ़ाइन कर रहा है कि एप्लीकेंट अपने डिसीजन से डिससेटिस्फाइड हो, मीन्स के जो कोर्ट ने डिसीजन दिया हो उससे डिससेटिस्फाइड हो और उसने अपील की हो, वो अपील भी खारिज हो गई हो, तो एप्लीकेंट क्या करेगा, एप्लीकेंट उसकी जो कोर्ट में प्रोसीडिंग चल रही है, हाई कोर्ट में प्रोसीडिंग चल रही है, उसके लिए वो प्रोसीडिंग को विथड्रॉ करने के लिए, दस्तबरदार होने के लिए, वो परमिशन के लिए अप्लाई करेगा कि जो मेरा मैटर है पार्टीशन से रिलेटेड उससे मैं विथड्रॉ करता हूँ। और वो रेवेन्यू ऑफिसर से भी परमिशन लेगा कि मैं जो है विथड्रॉ कर रहा हूँ, मैं दस्तबरदार कर रहा हूँ। तो रेवेन्यू ऑफिसर्स को जब सही लगेगा तो वो उसको परमिशन देगा। क्लास नंबर 4 में ये डिफ़ाइन कर रहा है कि एप्लीकेंट सेक्शन नंबर 3 के तहत वो विथड्रॉ करता है, तो रेवेन्यू ऑफिसर क्या करेगा, रेवेन्यू ऑफिसर देखेगा कि जो दूसरे एप्लीकेंट हैं अगर वो चाहते हैं, उनकी डिज़ायर है कि प्रोसीडिंग कंटिन्यू रहे, तो रेवेन्यू ऑफिसर उस प्रोसीडिंग को कंटिन्यू रखेगा। इधर मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बताता हूँ, जैसे कि कोई शख्स सेक्शन 135 के तहत कोई एप्लीकेशन जमा करवाता है। एप्लीकेशन जमा करवाने के बाद जो है 180 दिन के 180 दिन के अंदर अंदर जो भी मैटर है उसको सोल्व करना होता है। तो रेवेन्यू ऑफिसर अगर 180 दिन के अंदर अंदर वो मैटर सोल्व नहीं करता, तो 180 दिन पूरे होने से ठीक 15 दिन पहले वो क्या करेगा कि वो अपनी फ़ाइल कलेक्टर को भेज देगा। कलेक्टर को भेजेगा कि आप जो है इसको फर्दर प्रोसीडिंग करें, मैं जो है 180 दिन के अंदर इसको पूरा नहीं कर सकता। तो जब कलेक्टर के पास वो फ़ाइल रिसीव होगी, कलेक्टर उसको पढ़ेगा, कलेक्टर जो है उसको जो है ना फर्दर जो है एक्सटेंड कर सकता है 16 दिन के लिए। मीन्स के 100 दिन हो गए, उसके बाद 60 दिन प्लस और भी उस केस के लिए लग सकते हैं, वो इंक्लूड कर सकता है 16 डेज़। तो अब हम आते हैं सेक्शन 143 की तरफ, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी एक्सक्लूडेड फ्रॉम पार्टीशन। तो सिंपली सेक्शन 144 ये डिफ़ाइन कर रहा है कि कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो नाकाबिले तकसीम होती हैं, जैसे कि पीछे हमने डिस्कस किया था सेक्शन 136 में। सेक्शन 136 के क्लास नंबर बी में जो प्रॉपर्टीज़ बताई गई थी जो हम जो है उसमें पार्टीशन नहीं कर सकते। तो अगर किसी शख्स ने एक एप्लीकेशन जमा करवाई है रेवेन्यू ऑफिसर्स के पास कि ये मेरी एराज़ी है, ये मेरी ज़मीन है, इसमें मुझे मेरा अपना शेयर दे जाए, मुझे पार्टीशन करनी है, तो रेवेन्यू ऑफिसर देखेगा इस प्रॉपर्टी में कोई ऐसी प्रॉपर्टी हैं जो नाकाबिले तकसीम है। मीन्स के वो प्रॉपर्टी जो सेक्शन 136 में बताई गई हैं कि कुआं है या वाटर है या ग्रेजिंग ग्राउंड है या ऐसी कोई प्रॉपर्टी है जो ट्रस्ट के लिए बनाई गई है, तो रेवेन्यू ऑफिसर क्या करेगा, रेवेन्यू ऑफिसर वो सारी प्रॉपर्टी को निकाल कर उस सारी प्रॉपर्टी को एक्सक्लूड करेगा। उसके बाद जो प्रॉपर्टी बचेगी जो काबिल तकसीम है तो उस प्रॉपर्टी में पार्टीशन करेगा। उस प्रॉपर्टी के में पार्टीशन करने के बाद वो जिस शख्स को चाहिए थी, जिस शख्स का जितना हिस्सा है वो उसको दे देगा।
तो सिंपली ये था सेक्शन 143 एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी एक्सक्लूडिंग फ्रॉम पार्टीशन। तो सिंपली बेसिकली और ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।